जो लग्न राशि या नवमांश राशि पति पत्नी में से किसी के भी कुंडली में नहीं हो तो वह लग्न या नवमांश जो तत्व राशि है वो संतान के कुंडली में जो उनका संतान होगा उसके कुंडली में नहीं होगा, चाहे वह लग्न के रूप में हो चाहे वह नवमांश के रूप में हो, वह कहीं भी नहीं होगा। ज्योतिष में एक नई जो चीज़ है वह मैं आपको दे सकूं, इसका हम भरपूर प्रयास करते हैं। और तो आज हम बात कर रहे हैं कि ये हमारा सेकेंड वीडियो है। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाए थे लग्न राशि का डीएनए ट्रांसफर, जेनेटिक ट्रांसफर ऑफ डीएनए, इस तरह का वीडियो एक हमने बहुत पहले बनाए थे। उसमें उस वीडियो का यह संशोधित और परिमार्जित रूप आप कह सकते हैं। उस मान लीजिए एक युगल दंपत्ति है जिसमें कि जो पति है वृश्चिक लग्न के मीन नवमांश का है और पत्नी है वो धनु लग्न के सिंह नवमांश का है। तो ऐसी स्थिति में जो भी उनको संतान की प्राप्ति होगी वह कभी भी मिथुन, तुला या कुंभ या फिर वृषभ, कन्या या मकर लग्न का या इसी नवमांश का नहीं होगा। इस बात को लेकर के हो सकता है कि आप हमसे सहमत नहीं हैं, लेकिन हमने इसे बहुत से फैमिलियों पर बहुत आजमाकर देखा हुआ है। ये किसी बुक का नहीं है, ये कहीं किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है। ये मेरा बिल्कुल ही नया एक रिसर्च आप बोल सकते हैं। अब आप लोग इससे कितना सहमत हैं ये आप हमें जरूर बताएं। पहले आप यह जान लें कि जो 12 लग्न राशियां हैं या फिर उसके नवमांश हैं उसको 4 भागों में बांटा गया है। मेष, सिंह, धनु ये फायर एलिमेंट हैं, अग्नि तत्व राशि हैं, और वृषभ, कन्या और मकर ये पृथ्वी तत्व राशि हैं, अर्थ एलिमेंट हैं। फिर मिथुन, तुला और कुंभ ये वायु तत्व राशि हैं, एरी एलिमेंट हैं, और कर्क, वृश्चिक और मीन ये जल तत्व राशि अर्थात वाटर एलिमेंट हैं। तो इस डिवीजन को आप माइंड में रखें। फिर आगे का जो वीडियो है उसमें आपको हम बताएंगे कि किसी भी युगल दंपत्ति का जो जोड़ा होगा उसमें जो उसका जो संतान जो होगा वह कौन कौन से लग्न और नवमांश का हो सकता है। अब आप कहेंगे इसका ज्योतिष में क्या उपयोग होगा, ये हमारे लिए कितना उपयोगी है। इसका उपयोग बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में होगा, जहां की आपको किसी के भी जन्म समय में या उसके लग्न राशि में या फिर उसके नवमांश में किसी भी तरह का अगर कंफ्यूजन अगर आ रहा है या फिर अगर जब लग्न राशि का चेंजिंग हो रहा है जिसे कि ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, उस पीरियड में इस ट्रांजिशन पीरियड में अगर मिथुन से कर्क की ओर जा रहा है और आप कंफ्यूज हैं कि जातक मिथुन लग्न का है कि कर्क लग्न का है, तो इस केस में आप इस रूल का अप्लाई करके आप मालूम कर सकते हैं कि जो बच्चा है वह मिथुन लग्न का है या फिर कर्क लग्न का है। इसके अलावा भी और भी बहुत से इसके उपयोग हो सकते हैं कि इस रूल को अप्लाई करके आप यह जान सकते हैं कि कोई हमारा बेटा है या नहीं है। यह जो संतान है या कोई क्लेम कर रहा है कि आप उसके पिताजी हैं, तो इस रूल के आधार पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस रूल के आधार पर आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कोई आपका संतान है या नहीं, या आप उसके फादर या मदर है या नहीं। ठीक ऐसे ही जैसे कि डीएनए टेस्ट होता है, जस्ट लाइक वैसे ही जन्मकुंडली के आधार पर हो सकता है, कर सकते हैं। तो
आगे हम इसके विस्तार के लिए चलते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में हम इसको लेते हैं। मान लीजिए अगर कोई आदमी है मेल, उसका जो लग्न और नवमांश है तो वह वृश्चिक लग्न का और मीन नवमांश का है। अर्थात वृश्चिक का वो 8 लिखे हैं और जो मीन है, मीन का जो नंबर है वह 12। ये आप इसको जो फर्स्ट है इसको आप लग्न समझें और जो सेकेंड है इसको आप नवमांश समझें। और जो औरत है फीमेल, इनका जो लग्न है धनु है और नवमांश सिंह है। अर्थात ये धनु का 9 और सिंह का 5। इस तरह से मेल है, इनका जो जल तत्व प्रधान है, अर्थात जो जल तत्व होते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। तो वृश्चिक और मीन नवमांश के हैं, तो ये दोनों जल तत्व के हैं, तो ये जल तत्व प्रधान हुए, अर्थात कर्क, वृश्चिक और मीन। ठीक ऐसे ही जो फीमेल हैं वो धनु और सिंह के हैं, तो ये दोनों ही फायर एलिमेंट हैं। तो ये दोनों के अलावा भी एक मेष भी होता है। तो इस तरह से जो औरत है वह अग्नि तत्व प्रधान हो गए। तो इनका हो गया मेष, सिंह और धनु। तो इस तरह से आप एक चीज यहाँ पर नोट करें कि जो कि यहाँ पर जल तत्व और जो अग्नि तत्व है, ये दो ही तत्व यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो वायु तत्व है और जो पृथ्वी तत्व है वह यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। कोई भी ना ही लग्न में ना ही नवमांश में जो एयर एलिमेंट है मिथुन, तुला और कुंभ, और जो अर्थ एलिमेंट है वृषभ, कन्या और मकर, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो निश्चित ही तो इनके जो भी संतान होंगे तो उनमें जो संभावित एक लग्न और नवमांश जो हो सकता है वह सिर्फ जल तत्व और अग्नि तत्व ही होगा। और इसमें जो पृथ्वी तत्व है और जो वायु तत्व है, एयर एलिमेंट और जो अर्थ एलिमेंट है वह नहीं होगा। तो इस तरह से इनका जो संभावित लग्न नवमांश जो है वह इस तरह से आप इसको लें। कर्क है, ये तो कर्क का कर्क नवमांश, कर्क का सिंह नवमांश, वैसे ही कर्क का वृश्चिक नवमांश। यहाँ पर देखें आप, कर्क के सिंह नवमांश के बाद कर्क का कन्या नवमांश भी आता है, लेकिन यहाँ पर कन्या नवमांश भी नहीं होगा, तुला भी नहीं होगा। उसका कारण यह है कि जो कन्या है वह अर्थ एलिमेंट है जो इसमें है ही नहीं। फिर यहाँ देखें तुला है तो वह यहाँ भी नहीं है, इसलिए जो कन्या नवमांश है वह नहीं होगा, तुला नवमांश नहीं होगा। उसके बाद फिर धनु होगा, धनु यहाँ पर मौजूद है। फिर देखें मकर, मकर भी यहाँ नहीं है जो कि अर्थ एलिमेंट है। फिर कुंभ है, कुंभ जो हुआ कुंभ जो है वह एयर एलिमेंट है, तो वो भी यहाँ पर नहीं होगा। फिर उसके बाद मीन नवमांश, तो मीन नवमांश यहाँ पर मौजूद है जो कि जल तत्व ही है। तो इस तरह से कर्क को अगर लेते हैं, अगर एक राशि को अगर देखें तो इससे इतना नवमांश का जो संतान हो सकता है। ठीक ऐसे ही आप देखें इसको तो वृश्चिक को लेके चलते हैं। तो वृश्चिक का कर्क नवमांश, वृश्चिक में सिंह नवमांश, वृश्चिक में वृश्चिक नवमांश, यहाँ पर कन्या और तुला छूट रहा है। फिर वृश्चिक में धनु नवमांश, फिर वृश्चिक में मकर नहीं होगा, वृश्चिक में कुंभ नहीं होगा और लास्ट वृश्चिक में मीन नवमांश होगा। तो ऐसे ही फिर आप मीन नवमांश, मीन लग्न में देखें तो इस तरह से ये 5-5 का एक ग्रुप बनता है। ये टोटल 15 संभावित लग्न नवमांश आता है। ठीक ऐसे ही अगर आप फिर इसको अगर लेते हैं बारी बारी से, जो फायर एलिमेंट है, तो इनमें आपको मेष का मेष नवमांश दिखेगा, मेष का वृष नहीं आएगा, मेष का मिथुन नहीं आएगा, मेष का
कर्क आएगा, कर्क इसका, और मेष का सिंह आएगा, वो इसी का है, दोनों ही फायर है। और मेष का कन्या नहीं होगा, कन्या इसमें है ही नहीं, कन्या इसमें कन्या जो है वह है ही नहीं, अर्थात जो अर्थ एलिमेंट है वह नहीं है, क्योंकि कन्या अर्थ एलिमेंट है। फिर जो तुला है वह भी एयर एलिमेंट है, तो वन इसमें नहीं आएगा। वन का फिर मेष का वृश्चिक, फिर मेष का धनु आएगा, मकर नहीं आएगा, कुंभ नहीं आएगा, और मीन, मेष में मीन नवमांश नहीं होता है। लग्न और नवमांश की बेसिक जानकारी यहाँ पर होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस थ्योरी को समझ पाएंगे। फिर ऐसे ही आप अगर सिंह नवमांश को लेते हैं तो सिंह लग्न में लेते हैं तो सिंह लग्न में ठीक ऐसे ही चलेगा। सिंह लग्न का मेष नवमांश, सिंह लग्न का कर्क नवमांश, सिंह का सिंह, सिंह का वृश्चिक, सिंह का धनु। फिर ऐसे ही धनु में जो धनु है, धनु में मेष, धनु में कर्क, धनु में सिंह, धनु में वृश्चिक, धनु में धनु। इस तरह से जो संभावित जो लग्न नवमांश आता है, तो कुल मिलाकर के 15 इससे और 15 इससे, तो कुल मिलाकर 30 जो लग्न नवमांश का एक चांस बनता है। हमारा मानना है कि जो जेनेटिक ट्रांसफर होता है लग्न और नवमांश का, वह ये कहता है कि इसमें अर्थ एलिमेंट नहीं है, एयर एलिमेंट नहीं है, इसमें भी अर्थ एलिमेंट नहीं है, एयर एलिमेंट नहीं है, तो जो इनका संतान होगा उसमें भी अर्थ और एयर का अभाव रहेगा। इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। तो पुरुष है, मेल है, वह मेष लग्न का और मिथुन नवमांश का है, और जो स्त्री है, फीमेल है, वह वृश्चिक लग्न का और कन्या नवमांश का है। अर्थात मेष को हम यहाँ पर 1 लिखे और मिथुन को 3 नंबर लिखे, वृश्चिक का 8 नंबर है और कन्या का 6 नंबर है। अर्थात जो फर्स्ट है वह लग्न हुआ, सेकंड नवमांश हुआ। तो ये यहाँ पर आप देखें तो जो मेष है वह फायर एलिमेंट है, और जो मिथुन है वह एयर एलिमेंट है। ठीक वैसे ही जो वृश्चिक है वह वाटर एलिमेंट है, और जो कन्या है वह अर्थ एलिमेंट है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर चारों एलिमेंट मौजूद है। जो युगल दंपत्ति का जो जोड़ा है, तो इसमें फायर भी है, एयर भी है, वाटर भी है, अर्थ भी है। अर्थात फायर में कौन कौन आते हैं, तो मेष, सिंह और धनु, यानी 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर। ठीक ऐसे ही जो एयर एलिमेंट है उसमें मिथुन, तुला और कुंभ आते हैं। ठीक और वाटर एलिमेंट में कर्क, वृश्चिक और मीन आते हैं। अर्थ एलिमेंट में वृषभ, कन्या और मकर आते हैं। तो इस तरह से इसमें आप देख रहे हैं कि जो 12 लग्न हैं, राशि है, वह 12 राशि यहाँ पर टोटल का जो टोटल है वह यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से जो इनका संतान, इन दोनों से जो भी संतान होगा, तो उनका जो संभावित लग्न नवमांश जो होगा वह ओवरऑल टोटल इसमें आएगा। ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें चारों एलिमेंट आ रहा है। कभी कभी इस तरह से जो तत्व राशि है उसको आप पहले छांट लें, उसको पहले आप डिसाइड कर लें कि इसमें कौन कौन से आते हैं। सिंगल भी हो सकता है, दोनों जल तत्व के भी हो सकते हैं, दोनों फायर भी हो सकते हैं, दोनों एयर भी हो सकते हैं, दोनों अर्थ भी हो सकते हैं। तो जितना कम एलिमेंट होगा उतना ही जो संतान है उसमें लग्न नवमांश को डिसाइड करने में आसानी होगा, और जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही यह कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उतना ही जटिल हो जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं, इसमें चारों एलिमेंट मौजूद हैं, तो जो इनका जो संभावित लग्न और नवमांश जो होगा वह टोटल का टोटल आएगा। अर्थात मेष का मेष,
जो कि फायर है, मेष का मेष, मेष का वृषभ, मेष का मिथुन, मेष का कर्क, मेष का सिंह, मेष का कन्या, मेष का तुला, मेष का वृश्चिक, मेष का धनु, इसमें कोई भी छूटेगा नहीं। फिर वैसे ही जो मेष का धनु तक आएगा तो इसके बाद फिर ये वृषभ का आएगा, तो वृषभ का यहाँ पर मेष से शुरू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वृषभ का मकर से शुरू होगा। ये लग्न और नवमांश की जानकारी आपको होना बहुत आवश्यक है। जहाँ ये धनु खत्म हुआ आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी जान सकते हैं। जहाँ मेष धनु जो है वह खत्म हुआ, फिर वहीं से जो मकर है ये शुरू हो जाएगा, अर्थात वृषभ में मकर, वृषभ में कुंभ, वृषभ में फिर मीन, वृषभ में मेष, इस तरह से आप आगे बढ़िएगा। फिर मिथुन का आएगा, फिर तुला, वृश्चिक का, फिर धनु का, फिर मीन का आएगा। तो आपको लास्ट में आपको सिंबल लास्ट में आपको मीन में कुंभ और मीन में मीन नवमांश, जो टोटल सब मिला करके 108 लग्न नवमांश जो है संभावना इसमें आएगा। ये हमारा जो रिसर्च है, थ्योरी है, आप इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखें ये कितना सही उतरता है, कितना खरा उतरता है। तभी हमें भी लगेगा कि जो हमने रिसर्च किया वह अच्छा है। हमारा यह रिसर्च कितना सही है यह आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। काम तो मैं ऐसे भी करता ही रहूँगा, कमेंट में लिखते हैं तो इससे हमें कुछ और भी नया करने का प्रेरणा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।